कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अभिनव ने सितारा को जैसे ही ज़मीन पर धक्का दिया, एक शख्स ने आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उस शख्स को अपने सामने देखकर सितारा का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। जिस चेहरे पर अभी तक दर्द और उदासी थी, अब वहां पर सुकून ने अपनी जगह बना ली थी। अभिनव तो उस शख्स को देखता ही रह गया। उसे अपने घर में देखकर उसकी सांसें उसके हलक में अटकने लगी थी। उसे वहां पर देखने के बाद अभिनव ने अपने माँ और बाप के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी तरफ से पुलिस और वकील वहां पर आकर खड़े हो गए। वहीं एक तरफ पूरी स्पीड में से एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी और उसमें से 4-5 आदमी निकले, जिनके साथ कामिनी भी थी। उन लोगों ने कामिनी को पकड़ रखा था। आकर्ष को अपने सामने देखकर उसके भी होश उड़ गए। ये यहाँ कैसे आया? वो आकर्ष को देखकर बड़बड़ाते हुए बोली। आकर्ष ने सितारा को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान बता रहे थे कि अभिनव ने अपनी दरिंदगी एक बार फिर से दिखा ही दी। उसने अपने होठों को भींच लिया और उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ फेरने लगा। उसे देखकर सितारा की आंखों में आंसू बहने लगे थे, तो आकर्ष ने बड़े प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और उसके होठों को अपनी उंगली से थोड़ा फैलाते हुए उसे मुस्कुराने का इशारा किया। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा था तुमसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब दर्द की कोई जगह नहीं। तुम्हारे साथ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तकलीफ़ देना तो दूर, तुम्हें तकलीफ़ देने वालों की ज़िंदगी तकलीफ़ ना बना दी तो मेरा नाम आकर्ष कपूर नहीं। उसने हल्का सा अभिनव की ओर देखते हुए कहा। उन दोनों को करीब देखकर अभिनव बड़खड़ा गया और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वो मेरी बीबी है, हाथ छोड़ उसका, दूर हो उससे। और तू यहाँ कैसे आया? तू तो अमेरिका गया था ना? उसके कहने पर भी आकर्ष ने सितारा को नहीं छोड़ा। सितारा ने अभिनव को अपने करीब बढ़ते देख आकर्ष की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। इन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैं इनके साथ नहीं आई तो ये आपको चोट पहुंचा देंगे, वो सिसकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आकर्ष ने अभिनव की तरफ गुस्से से देखा, तो अभिनव और ज़्यादा बौखला गया और गुस्से में चीखते हुए बोला, ये क्या बोल रही है? अपने ही पति के खिलाफ क्या अनाप शनाप बक रही है? और दूर हट, इससे शर्म नहीं आती किसी पराये मर्द से चिपकने पर? और तू यहाँ क्या करने आया है? जा जाकर अपना बिजनेस संभाल। वो मेरी बीबी है, इसे मैं जैसे रखूँ जहाँ रखूँ इसे रहना होगा। शिकार को हमेशा यही गलतफहमी होती है कि उसने शिकारी को बहुत अच्छा चकमा दे दिया और अब वो जैसा चाहे जो चाहे वो करेगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि शिकारी ने भले ही एक कदम पीछे हटा लिया हो, लेकिन उसकी नज़र अभी भी उस पर ही है। तुम लोग सितारा को यहाँ पर लाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरे उसके आसपास होने से तुम्हारा वो प्लान बार बार फेल हो रहा था। इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर सितारा चाहिए थी। इसलिए तुमने कामिनी को 50 लाख भी दिए। उसके बाद इस घटिया औरत ने मुझ पर नज़र रखने के लिए मेरी कंपनी में एक आदमी भेज दिया ताकि मेरी हर मोमेंट पर नज़र रख सके। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, इन सब की जानकारी इस तक पहुँचाती रहे। पर शायद ये नहीं जानती थी कि आकर्ष कपूर चीज़ क्या है। उसके पास अगर पत्ता भी हिले तो उस पर उसकी पैनी नज़र रहती है, तो कोई आदमी उसकी नज़रों से कैसे बच जाता। बस उसके बाद वही हुआ जो तुम लोग चाहते थे। तुम तक ये खबर आई कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ और तुम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे जाते ही तुम्हें वो मिलने वाला था जिसके लिए तुम ना जाने कब से तरस रहे थे। पर अफसोस, तुम्हारी ये तड़प अगले जन्म तक तो क्या हर जन्म तक अधूरी रहेगी, क्योंकि सितारा हर जन्म में अपने आकर्ष की होगी और तुझ जैसा कोई तो मैं इसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। ओ हीरो, अपनी ये हीरोगिरी मुझे मत समझा। तू चाहे जितना मर्जी बोल ले, लेकिन सच यही है कि ये मेरी औरत है, इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना इस साली को तो सजा मिलेगी ही, साथ में तू भी मारा। अभिनव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, जिससे उसका पूरा जबड़ा हिल चुका था और आगे होठों से खून आने लगा।
हिम्मत भी मत करना मेरी सितारा के खिलाफ एक भी शब्द करने की, वरना तेरे हलक से तेरी जुबान को खींच लूँगा, आकर्ष ने गुस्से से गरजते हुए कहा। तेरी नहीं, वो सिर्फ मेरी है, मेरी बीबी है वो। बीबी भी नहीं, मेरी रखैल है वो, क्योंकि उसके साथ कभी शादी तो की नहीं मैंने, इसलिए वो सिर्फ मेरी रखैल है, अभिनव ने चीखते हुए जवाब दिया। उसके होठों से खून बह रहा था जिसे वो अपने हाथ से साफ कर रहा था। सितारा के लिए इतने गंदे शब्द सुनकर आकर्ष का दिमाग घूम गया। उसका गुस्सा सारी हदें तोड़ रहा था और चेहरे की नसें फूलने लगी। वो आगे बढ़ा और अभिनव को उसकी शर्ट से खींचते हुए बोला, साले, अगर तूने एक बार और मेरी सितारा के लिए अपनी जुबान से गंदगी निकाली तो तेरी जान ले लूँगा मैं। तेरा वो हाल करूँगा कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। तेरे पैरों तले से ज़मीन खींच लूँगा मैं। उसने ज़ोर से लात मार अभिनव को ज़मीन पर पटक दिया था, जिसके बाद 2 हवलदारों ने उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया। प्लीज़ मिस्टर कपूर, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपने हमें इन सब के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कैसे इन्होंने सितारा मैम को वहाँ से बाहर आने के बाद मॉलेस्ट किया है और उन्हें धमकियाँ दी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाएंगे, किसी लड़की के साथ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचने में भी इनकी आत्मा कांप जाए। इंस्पेक्टर ने आकर्ष को संभालते हुए कहा। कामिनी 2 इंस्पेक्टर और वकील के साथ आकर्ष को देखकर वैसे ही डर कर चुप होकर बैठ गई थी। उसका बनाया हुआ खेल आज उस पर ही भारी पड़ गया था। वो जानती थी कि अब उसे इन सब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक शख्स के, और वो थी सितारा खुद। वो जल्दी से सितारा के करीब आई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं भटक गई थी, मैं इस पैसों की लालच में आ गई थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मेरी आखिरी गलती माफ़ कर दो, मुझे इन सब से बचा लो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ, माँ शब्द का मतलब भी जानती हैं आप? एक माँ होकर आपने अपनी ही बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। खुद तो एक अच्छी माँ बन नहीं पाई और उससे तो माँ बनने का अधिकार ही छीन लिया। माफ़ी तो दूर, मुझे मेरी सितारा की कसम, आपकी वजह से उसे जिन जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, उससे 1000 गुना दर्द अब मैं आपको दूंगा, क्योंकि सलाखें भले ही कानून की हो, लेकिन उनके अंदर मर्जी आकर्ष कपूर की चलती है। आकर्ष ने सितारा को अपने पीछे करते हुए कहा। सितारा तो बस आकर्ष को देख रही थी। आज उसने पहली बार आकर्ष को इतने गुस्से में देखा था। हमेशा उसका शांत स्वभाव देखा था और या फिर उसे शरारत करते देखा था, लेकिन आज वो गुस्से में बिल्कुल अलग ही लग रहा था। आकर्ष के इशारे पर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कामिनी को भी गिरफ्तार किया और उसके साथ ही अभिनव के माँ बाप को भी हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाया। सबके जाने के बाद आकर्ष सितारा की तरफ पलटा और उसे देखने लगा। अभी भी उसके चेहरे पर अभिनव की उंगलियों के निशान थे। उसे यूं देखकर उसकी आंखें नम हो गई। दर्द हो रहा है ना? उसने फिर से उसके गाल पर हाथ लगाते हुए पूछा। सितारा ने कुछ नहीं कहा, बस नामे सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। आकर्ष ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम उसके गाल पर अपने होठ रख दिए और बोला, कभी कभी किसी किसी दर्द का मरहम सिर्फ प्यार होता है। सितारा, जिसने अभी तक खुद को रोक रखा था, उसके इस तरह कहने से खुद को नहीं रोक पाई और उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। वही जानती थी आज आकर्ष से दूर होने का ख्याल भी उसे कितना बुरी तरह तड़पा रहा था। एक एक पल में वो 1000 मौतें मर रही थी। अभिनव तो उसके करीब पहले भी आया था, लेकिन तब उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। खुद से ज़्यादा वो अब खुद को आकर्ष की मानने लगी थी, तो खुद पर किसी और का स्पर्श भी वो कैसे बर्दाश्त करती। उसे छूने का, उसे देखने का हक अब सिर्फ आकर्ष का था। खुद को किसी और को सौंपना तो दूर, खुद पर किसी और की नज़रें भी उसे चुभती हुई महसूस होती थी। लेकिन वो लोग सच में आकर्ष को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसे मजबूरन उन लोगों के साथ आना पड़ा। जिस इंसान ने उसके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए तो अगर वो अपनी जान भी दे दे तो भी कम था। आकर्ष ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी पीठ को सहलाता रहा। आज आखिरी बार था जब उसकी सितारा रो रही थी, क्योंकि इसके बाद उसकी ज़िंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं होने वाली थी।
जब सितारा थोड़ी शांत हुई तो उसने अचानक से ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। नीचे उतारो, मुझे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? सितारा ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा। अरे, अपनी बीवी को गोद में उठाना कोई गुनाह थोड़ी है, और वैसे भी कोई मुझसे सवाल करे इतनी औकात किसी की नहीं। आकर्ष कपूर किसी के सवालों का जवाब दिया नहीं करता। आकर्ष ने एटीट्यूड के साथ कहा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज आप खुद को बार बार आकर्ष कपूर क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको तो आपका पूरा नाम बार बार लेना अच्छा नहीं लगता। आप अपना सरनेम तो यूज ही नहीं करते, सितारा ने सवाल किया। सच ही था कि आकर्ष जब से सितारा से मिला था तब से ही उसने अपना सरनेम यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि कपूर मेंसर से बाहर निकलने के बाद ही उसने कपूर खानदान की हर एक चीज़ को ही छोड़ दिया था, तो उनका सरनेम भी कैसे यूज करता। लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। सितारा का सवाल सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो शरारती अंदाज में बोला, वेल, ये तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर सितारा भी हैरान हो गई, लेकिन उसकी स्माइल देखकर उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सितारा को लेकर आकर्ष वापस से सितारा मेंशन आ गया था। दाई माँ को पहले ही आकर्ष ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दरवाजे पर उनकी कार की आवाज़ सुनकर ही उन्होंने जल्दी से आरती की थाली उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आज सही मायनों में सब मुसीबतों को पीछे छोड़कर सितारा और आकर्ष इस घर में साथ साथ आने वाले थे, तो उनकी नज़रें उतारनी तो बनती थी। दोनों के चेहरे मुस्कुराहट से चमक रहे थे। गाड़ी से उतरने के बाद सितारा आगे बढ़ी, लेकिन दाई माँ को आरती की थाल लिए देख वो अपनी जगह पर रुक गई। आकर्ष ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। आखिर अब उसकी जान उसे अच्छे से पहचानने लगी थी। आगे बढ़कर उसने सितारा को अपनी गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ गया। दाई माँ ने उन दोनों की आरती उतारी और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दाई माँ, वैसे आप सितारा को अपनी बेटी कहती हैं, लेकिन मुझे भी अपना बेटा कहती हैं, तो अब आप ये बताइए कि मुझे घर जमाई बनाएंगी या सितारा को अपनी बहू? आकर्ष ने हाल में सितारा को सोफे पर बिठाते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर तो दाई माँ भी सोच में पड़ गई थी। बात तो उसकी सही थी, दोनों के लिए ही वो उनकी माँ के रूप में थी और वो दोनों ही उनके लिए उनके बच्चे थे। अम्मा मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए वो मेरी ही अम्मा रहेंगी, और वैसे भी ये घर सितारा मेंशन है, तो कायदे से ये घर मेरा हुआ और आप इस घर के जमाई हुए। सितारा ने जल्दी से दाई माँ को अपने पास बिठाकर बड़े अंदाज से कहा। दाई माँ को उसकी बात भी सही लगी। तुमसे पहले दाई माँ मेरी माँ है, बचपन से पाला है उन्होंने मुझे, इसलिए उनका पहला रिश्ता मेरे साथ है। तो तुम उनकी बहू बनोगी और वो तुम्हारी सास, इसलिए थोड़ा कायदे से रहो। सास के सामने ज़्यादा जुबान मत चलाना, वरना पिट दी जाओगी। उसकी बात सुनकर सितारा ने छोटा सा मुंह बनाया और दाई माँ की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा, आप मेरी पिटाई करोगी? आप भी इनकी ही साइड लेंगी ना? दाई माँ, देख रही हैं आजकल की लड़कियों को खाना तो बनाना आता नहीं, लेकिन मुंह 50 तरीके से बना लेती है ये। आकर्ष ने उसे और ज़्यादा तंग करते हुए कहा तो सितारा और ज़्यादा खींच गई। जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, इतना कह वो रूठते हुए अपने कमरे में चली गई। क्यों उसको परेशान करता है? अभी अभी तो कितनी बड़ी मुसीबत टली है उसके सिर से, सब कुछ ठीक हुआ है उसकी ज़िंदगी में, तो तू क्यों उसका दिल दुखा रहा है? अम्मा ने आकर्ष से सवाल किया, जिसके बदले में आकर्ष मुस्कुराता हुआ बोला, इन छेड़खानियों से उसका दिल दुखेगा नहीं, बल्कि वो उन सारी पुरानी यादों को भूल पाएगी, क्योंकि मुझसे तो लड़ाई भी उसे सिर्फ खुशी ही देती है। सितारा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही एक हाथ बीच में आ गया, जिसे देख सितारा ने मुंह बनाया और नाराज़ होते हुए चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। वैसे मैं सोच रहा था हनीमून के लिए हम दोनों स्विट्ज़रलैंड जाए, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। तो गुस्सा होकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। रुको, मैं अभी टिकट बुक करवा देता हूँ, आकर्ष ने अपना फ़ोन चलाते हुए कहा। सितारा अपनी जगह से उठी और उसका फ़ोन खींचते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, बल्कि मुझे तो आपसे शादी ही नहीं करनी। लेकिन इतनी बात सुनकर ही आकर्ष उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और बोला, अब अगर तुम ना भी करोगी तो भी ये शादी होकर रहेगी। अब देखता हूँ तुम भी मुझे कैसे रोकती हो। ज़बरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? सितारा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, करूँगा, और वो भी पूरे हक से।
अगले 3 दिनों में तुम मेरे साथ शादी के मंडप में फेरे लोगी और अगर तुमने मना किया तो ज़बरदस्ती गोद में उठाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सितारा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नाराज़गी छोड़कर उसने अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी और बोली, सारी उम्र यूं ही हक जताएंगे ना मुझ पर? बिल्कुल, तुम पर हक पाकर खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, सारी उम्र के लिए। आकर्ष ने भी उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, वैसे 3 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। अगर तुम यूं ही मेरे करीब रही तो मैं 3 मिनट भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आकर्ष ने फिर से शरारती अंदाज से कहा तो सितारा उसे धक्का देते हुए उससे अलग हुई और बोली, ज़्यादा चालाक मत बनिए वरना 3 दिन की जगह 3 महीने बाद की तारीख निकलवा दूंगी। तुम रोक कर तो दिखाओ, फिर तुम्हारी सांसें भी रुक रुक कर आएंगी और धड़कनों का शोर तुम्हें बाहर तक सुनाई देगा। जो गाल गुस्से से लाल करती हो उन्हें मैंने शर्म से लाल कर देना है। आकर्ष ने भी फिर से उसके करीब बढ़ते हुए कहा तो सितारा बेड पर चढ़ गई और बोली, अच्छा, और अगर मैं आपको अपने करीब ही ना आने दूँ तो फिर क्या करेंगे? तुम्हें पता है कल रात तुम मेरे ख्वाबों में आई थी, आकर्ष ने कहा तो सितारा अपनी जगह पर रुक उसकी बात सुनने लगी। तुमने वही सूट पहना था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आकर्ष ने कहा तो सितारा उस सूट के बारे में सोचने लगी। तुम मेरे करीब आई तो तुम्हारा दुपट्टा उड़ता हुआ मेरे चेहरे पर लहराने लगा और उसे नीचे खींच तुमने मेरी आंखों में देखा और फिर आंखों में देखते हुए ही तुम मेरे चेहरे पर झुक गई। आकर्ष ने कहा तो सच में सितारा उस पल को इमेजिन करने लगी। आकर्ष उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, कब तुमने मेरे गालों को चूम लिया तुम्हें भी ख्याल नहीं था? आकर्ष के कहते ही सितारा की सांसें अटक गई और धड़कनें शोर करने लगी थी और उसके गाल भी गुलाबी हो उठे थे। आप झूठ झूठ, सितारा कुछ कहने को हुई लेकिन आकर्ष ने एकदम से उसे पलट कर आईने के सामने कर दिया। वो कब उसके पास आया सितारा को पता ही नहीं चला। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी सांसें अटक जाएंगी और धड़कनें शोर मचाने लगेंगी। तुम्हारे ये गाल गुलाबी करने के लिए मुझे तुम्हारे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सोच से भी मैं अपने इसका जादू चला सकता हूँ। ये नशा मैं तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से पिला सकता हूँ, आकर्ष ने कहा तो सितारा को रियलाइज़ हुआ कि आकर्ष सच ही कह रहा था। बहुत बुरे हैं आप, सितारा ने पलटकर उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए कहा तो एक बार फिर आकर्ष ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर खड़े थे कि आकर्ष का फ़ोन बजा। फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी। उसने फ़ोन रिसीव कर सामने वाले की बात सुनी तो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी आने का कहकर उसने फ़ोन काटा और सितारा को जल्दी से बाय कहकर वहाँ से निकल गया। सितारा उससे पूछ ही रही थी कि आखिर क्या बात है, वो इतनी जल्दी में उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो आकर सब कुछ बताने का कहकर जल्दी से चला गया। एक अंधेरे से भरे कमरे में 2 लोगों को बात कर रखा गया था। वहाँ पर किसी के कदमों की आहट हुई तो धीरे धीरे रोशनी ने भी अपने पैर पसारे। थोड़ी सी रोशनी में उस शख्स की शक्ल हल्की हल्की दिखाई देने लगी। वो कोई और नहीं आकर्ष था। धीरे धीरे वो उन 2 लोगों के पास आया और नीचे ज़मीन पर बैठकर उन दोनों को देखने लगा। वो दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी थे। आकर्ष ने साइड में खड़े एक आदमी से इशारा किया तो वो बाहर गया और कुछ ही मिनटों बाद वापस अंदर आया। उसके साथ और भी 2-3 लोग थे जिनके हाथों में बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी पानी की बाल्टियाँ थीं। आकर्ष के इशारे पर उन लोगों ने वो पानी कामिनी और अभिनव पर डालना शुरू कर दिया तो उनका बुरी तरह से जख्मी शरीर दर्द की वजह से और ज़्यादा तड़पने लगा और उनकी चीखें वहाँ पर गूंजने लगी। वो दोनों आकर्ष के आगे हाथ जोड़कर उसे ये सब बंद करने के लिए कह रहे थे और बार बार माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन आकर्ष मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ देख रहा था। जितने दिन तुम्हारे शरीर में सांसें चल रही हैं ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। तुम्हें मौत नहीं दूंगा, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। अब तो तुम दुआ करो कि तुम्हें खुद ब खुद मौत आ जाए, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें दर्द दूंगा लेकिन दर्द से मरने भी नहीं दूंगा। आकर्ष ने उन दोनों को देखते हुए बेहद गुस्से से कहा और सिर्फ सामने खड़े आदमी को कुछ कहकर वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही एक बार फिर से वहाँ पर लाठियों के चलने की आवाज़ें आने लगी और दर्द भरी चीखें उस जगह पर गूंजने लगी। एक गार्डन में बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी।
वो गार्डन किसी बंगले के बाहर बना ही हुआ था और उस बंगले के बाहर लिखा था कपूर मेंशन। जल्द ही वहां पर नीलामी की बोलियां लगनी शुरू हुई जो उस बंगले के लिए ही लगाई जा रही थी। 50 करोड़ से शुरू होकर रकम 100 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। मयंक कपूर, राधिका कपूर और उसका भाई शालीन मेहता एक तरफ खड़े थे और मुंह छुपाए वो सब होते हुए ये देख रहे थे। राधिका जी ने मयंक को गुस्से से देखा और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नालायक। अगर तुम मौज मस्ती की जगह बिजनेस पर ध्यान देते तो ये बिजनेस कभी नहीं डूबता। उस आकर्ष ने इसे आसमान तक पहुंचाया था, लेकिन तुमने तो सब कुछ लाकर ज़मीन पर पटक दिया। तुम्हारी अय्यासी की वजह से अब हमारे पास सर छुपाने तक के पैसे नहीं हैं। नीलामी से जो पैसे आएंगे वो सब कर्जदार ले जाएंगे और हम फिर खाली हाथ रह जाएंगे। मयंक, जो अपनी माँ का भाषण सुनकर बोर हो चुका था, उसने भी गुस्से में उन्हें देखा और बोला, आप भी कुछ कम नहीं है। आपका भी सारा ध्यान अपनी किटी पार्टियों में ही था। इतना ही था तो बिजनेस खुद संभाल लेती। खुद को तो कुछ आता नहीं और मुझे बिजनेस सिखाने चली हैं। तुम दोनों लड़ो मत, मेरे पास एक तरीका है जिससे फिर से हम मालामाल हो सकते हैं, राधिका जी के भाई शालीन मेहता ने कहा। तो दोनों ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा। ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है तुम्हारे पास, राधिका जी ने पूछा। लेकिन वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही बोली कि अंतिम घोषणा होने लगी। 100 करोड़ एक, 100 करोड़ दो, 110 करोड़ कहते हुए वहां पर एक आवाज़ गूंजी। सबने नजरें घुमाकर देखा तो पीछे आकर्ष कपूर खड़ा था। उसे वहां देखकर सब हैरान थे। ज़्यादातर वहां बैठे लोग वही थे जो आकर्ष से बार बार मिन्नतें कर रहे थे कपूर बिजनेस संभालने की, ताकि वो लोग अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस ले सके। लो आ गया वो हुक्म का इक्का, शालीन मेहता ने कहा तो मयंक और राधिका दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। 110 करोड़, आकर्ष ने एक बार फिर से पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। एक पल के लिए उसकी नजरें गांधी जी के 3 बंदरों की तरफ भी गईं, जो अपनी उम्मीद और ललचाई नजरों से उसे ही देख रहे थे। वो ऑफिसर भी आकर्ष को देखकर मुस्कुराया। 110 करोड़ एक, दो, तीन कहते हुए नीलामी की प्रक्रिया को खत्म करने के बाद बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। आकर्ष ने उस घर की तरफ देखा जो उसका अपना था, लेकिन आज उसे उसी ही की कीमत देकर दोबारा खरीदना पड़ रहा था। जिस घर में उसका जन्म हुआ वो बड़ा हुआ, उसे उस घर से ही निकाल दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर उस घर में उसने पैर रखा था। लेकिन आज उसे ये घर विरासत में नहीं बल्कि उसकी मेहनत से मिला था, जिसे कोई नहीं छीन सकता था। इस घर के अंदर तो मैं अपनी सितारा के साथ ही जाऊंगा। इस घर में पहला कदम इसका मालिक नहीं, इसकी मालकिन रखेगी। मेरा अस्तित्व तो इस घर से शुरू हुआ था, तो मेरी खुशियों से भरी नई जिंदगी भी इस घर से शुरू होगी। मेरी और मेरी सितारा की शादी इसी घर में होगी, जहाँ पर मुझे आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद वो कपूर मेंशन से निकलने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक शख्स आकर उसके पैरों पर गिरा। वो कोई और नहीं, मयंक ही था। प्लीज़ भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो भी किया उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैरों को हाथ लगाता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भाई। मैं बेअक्ल आपसे बराबरी करने की सोच रहा था, लेकिन भूल गया था कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मयंक ने उसके पैरों में गिरे हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ गया था ये आवाज़ बेशक मयंक की है, लेकिन ये डायलॉग उसे किसी ने सिखाकर भेजा है। सिर्फ सिखाकर ही नहीं बल्कि ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर भी किया है शायद। अपने पैरों को हल्का पीछे कराकर वहां से हटा और आगे की तरफ बढ़ गया। दूर खड़ी राधिका जी अपने हाथ पर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मारी और बोली, मैं जानती थी ये निकम्मा किसी काम का नहीं। एक काम करने के लिए बोला था इसे, वो भी इससे ढंग से नहीं हुआ। बिना इसकी तरफ देखते ही वो आगे बढ़ गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कैसे ना कैसे इस हुक्म के इक्के को अपनी तरफ करना ही होगा। भाई प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मयंक कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। आकर्ष भी अपनी जगह पर रुक गया था, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर नहीं बल्कि सामने राधिका जी ने उसका रास्ता रोक लिया था। तू अभी भी अपनी माँ से नाराज़ है? वो उतरा हुआ चेहरा लेकर बड़ी मायूसी से बोली।
माँ, आकर्ष बड़े प्यार से बोला। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था ना जाने अपने परिवार के लिए, अपने माँ के लिए वो कितना ही तड़प रहा है। लेकिन अचानक से उसके चेहरे के भाव बदले। कौन माँ? मैं आपको नहीं जानता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं सिर्फ इस निकम्मे की बातों में आ गई थी। इसने मेरे दिमाग में ना जाने क्या कचरा भर दिया था, जो मैं तुझे गलत समझ बैठी और तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दे। ओह प्लीज़, आपको ये मेलोड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि आपने वो सब किसी की बातों में आकर नहीं, पैसों के लालच में अंधे होकर किया था। और अब जब आपके पास वो पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप फिर से मेरे पास आ गए। सही कहते हैं, शर्म और अक्ल अगर इंसान को सही उम्र तक आ जाए तो ठीक, वरना सारी उम्र नहीं आते। आकर्ष ने व्यंग से कहा और वहाँ से जाने लगा। उसकी बात सुनकर राधिका जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त उसे मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आकर्ष ने उन्हें अपने साथ नहीं रखा तो उन्हें फुटपाथ पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सिवाय लोगों के खिलाफ प्लान बनाने के अलावा उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया था जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर सके। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है और तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक भी है, लेकिन तुम चाहे जितनी मर्जी इनकार कर लो, रिश्ता तो हम दोनों का माँ बेटे का ही है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे पापा ने ना सिर्फ मुझे अपनी बीबी बनाया, बल्कि तुम्हारी माँ का दर्जा भी दिया था। तो उसी रिश्ते का मान रख लो, कुछ दिनों के लिए हमारी सहायता कर दो। मैं वादा करती हूँ उसके बाद हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। राधिका जी ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा तो आकर्ष किसी सोच में पड़ गया। वो उनकी तरफ पलटा और बोला, ठीक है, आपको रहने के लिए जगह चाहिए ना, मिलेगी आपको जगह और साथ ही साथ रहन सहन और आपका खर्चा भी मैं उठा लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। आकर्ष ने उन्हें देखते हुए कहा तो अब सोचने की बारी राधिका जी की थी, लेकिन उनकी बात सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से आकर्ष की तरफ बढ़ा और उसके गले लग गया। मुझे पता था भाई, आप हमें माफ़ कर दोगे, आपका दिल बहुत बड़ा है। आकर्ष ने उसे खुद से अलग किया और बोला, मेरा दिल भी बड़ा है और मेरा घर भी, इसलिए इसमें काम करने के लिए नौकरों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तैयार हो जाओ, तुम दोनों को कौन सी पोस्ट मिलेगी ये घर की मालकिन डिसाइड करेगी। हम कहाँ जा रहे हैं बताइए तो सही, और आपने ये सारा सामान क्यों पैक किया है? ऐसा लग रहा है जैसे हम ये घर छोड़कर ही जा रहे हों। सितारा ने आकर्ष से पूछा, जो कब से उसे जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकलने के लिए कह रहा था। उसने दाई माँ को भी अपना सारा सामान बांधने के लिए कहा था, लेकिन उन दोनों को बताया नहीं कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। कहीं आप सच में तो मुझे किसी हनीमून पर लेकर नहीं जा रहे? मैं बता रही हूँ आपको, शादी से पहले मुझे बाहर कहीं नहीं जाना, सितारा ने कहा तो आकर्ष ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बेवकूफ़ी भरी सोच पर उसे हंसी आ रही थी। भला दाई माँ के साथ वो कौन से हनीमून पर जा सकते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी दाई माँ को उनका सामान बांधने के लिए मना करके आता हूँ। आकर्ष कहते कहते दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सितारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, फिर बताते क्यों नहीं कि आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है सोच सोच कर। उसकी बात सुनकर आकर्ष और भी ज़्यादा हंसने लगा और फिर एकदम से उसके करीब होकर बोला, कहो तो अभी अपने होठों से तुम्हारी इस गुड़गुड़ को बंद कर दूं। उसके इस तरह कहने से सितारा ने शर्माकर उससे नजरें फेर ली और जाकर बेड पर बैठ गई। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपको जहाँ जाना है अकेले जाइए, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसके रूठने की अदा पर आकर्ष मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए बोला, इस बार तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारे ससुराल लेकर जा रहा हूँ और इस बार पूरे हक से लेकर जाऊंगा। सितारा उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक तो वो उसे लेकर बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था। दाई माँ को आकर्ष ड्राइवर के साथ पहले ही भेज चुका था। वो जैसे ही कपूर मेंशन में पहुंची, सामने राधिका जी और मयंक को देखकर हैरान रह गई। उनकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब राधिका और उसके भाई सालीन ने उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया था। पहले उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जलील किया गया और फिर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें देखकर दाई माँ की आंखों में गुस्सा था, आज भी वो बेइज्जती को भूल नहीं पाई थी।
उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आकर्ष को एक माँ का प्यार देना चाहती थी, बिन माँ बाप के बच्चे को अपनी गोद में लेकर दुलार देना चाहती थी। लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था आगे चलकर दाई माँ उनके गंदे इरादों में कांटा ना बने। इसलिए उन्हें पहले ही उसे किसी जड़ की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था। भले ही उन्हें देखकर उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही साथ उनकी हुलिये के देखकर हैरान भी थी। राधिका जी और मयंक ने तो नॉर्मल कपड़े ही पहने थे, लेकिन उनके भाई सालीन ने तो नौकरों वाली वर्दी पहन रखी थी। वो हैरान थी कि उन्होंने वो यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है जो कपूर मेंशन के सभी सर्वेंट पहनते हैं। वहीं थोड़ी देर पहले आकर्ष ने राधिका जी को अपने घर में रहने के लिए जगह देने के लिए हाँ तो कर दी थी, पर उसने एक शर्त रखी थी कि इस घर में उनकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की होगी। उनका रहन सहन और खाना पीना सब कुछ एक नौकर के हिसाब से होगा। और यही नहीं, उन्हें बाकी नौकरों की तरह घर का काम भी करना पड़ेगा। जो काम उन्हें सौंपा जाएगा वो उन्हें पूरा करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसी पल आकर उन्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। राधिका जी ने मयंक और सालीन की तरफ देखा। दोनों ने ही अपनी नज़रें झुका ली। इसका मतलब यही था कि इस वक्त उन लोगों के पास ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही एक फूटी कौड़ी जो वो अपने रहने की और 2 वक्त के खाने का भी इंतज़ाम कर सके। इसलिए मजबूरन राधिका जी को आकर्ष की शर्त के लिए हाँ कहना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर अब उनकी आकर्ष से नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अपने ही घर में उन्हें एक नौकर की हैसियत से लेकर जाने के लिए उनकी नफरत और गुस्सा आकर्ष के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने सोच लिया था कि अपनी इस बेइज्जती का बदला वो ज़रूर लेंगी। एक बार सब सही हो जाए और फिर से इस प्रॉपर्टी की बागडोर उनके हाथ में आ जाए, फिर वो इस बार सिर्फ उसे घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से भी बाहर कर देंगे। बच्चे घर पर आने वाले हैं, जल्दी से आरती की थाल तैयार कीजिए, दाई माँ ने एक मेड को कहा। साथ ही खड़ी राधिका जी सोच में पड़ गए। आखिर आकर्ष के साथ और कौन इस घर में आने वाला है। सितारा के बारे में अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ खड़े मयंक की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि एक दिन आकर्ष को उसने किसी लड़की के साथ देखा था और आकर्ष ने अपना नया बिजनेस और बाकी सब कुछ भी किसी लड़की के नाम ही किया हुआ है। तो कहीं ये वही लड़की तो नहीं। वो सोच ही रहा था कि एक गाड़ी कपूर मेंशन में एंटर होने की आवाज़ आई। इतने में मेड भी आरती की थाल ले आई थी। दाई माँ उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। दूर रहिए मुझसे, अगर अब आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैंने आपके दोनों हाथ रस्सी से बांध देने हैं। जब देखो मुझे अपनी गोद में उठा लेते हैं। बच्ची थोड़ी ना हूँ जो बार बार आप यूं ही अपनी गोद में उठाते रहेंगे और घर के अंदर ले जाते रहेंगे। सितारा ने गाड़ी में से बाहर निकलकर पीछे हटते हुए कहा, क्योंकि आकर्ष उसे अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। 21 साल की लड़कियां बच्ची ही होती हैं, और अब क्या, जब तुम पूरे 100 साल की हो जाओगी तभी मैं तुम्हें अपनी बाहों में यूं ही उठाकर घूमूंगा। और अगर तुमने कोई आनाकानी की तो जिस रस्सी से तुम मुझे बांधोगी उसी रस्सी से मैं तुम्हें अपने साथ बांध दूंगा। उसकी बात सुनकर सितारा मुस्कुराने लगी और बोली, 100 साल के हो जाने के बाद आप में इतना भी दम नहीं होगा कि आप एक रस्सी उठा लें। मुझे तो उठाना दूर की बात है। मेरी जान, आकर्ष कपूर में जान बहुत है, चाहो तो अभी आजमा लो। तुम हाथ जोड़ दोगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आकर्ष ने उसके करीब आकर एकदम से अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तो वो उसके सीने से जा लगी। उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर उसके चेहरे पर शर्म की गुलाबी रंगत के साथ साथ हल्का गुस्सा भी था। वैसे तुम्हें बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो मेरी बाहों में ही बच जाओगी। छोटी सी तो हो, बस एक बेड की ज़रूरत होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। सितारा मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छिपाकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए उसे डांटने लगी, लेकिन बीच में ही आकर्ष ने उसकी बात काट दी और बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल ना छोड़ो, बस हमेशा अपने साथ रखो ताकि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँ। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बात करने का वक्त तो है भी नहीं, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी। कहते हुए ही उसने उसे गोद में उठा लिया। मुस्कुराते हुए सितारा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। इश्क क्या होता है खबर नहीं थी, लेकिन आपको जाना तो इसके अक्षर तक हमारी रूह में घुल गए।
उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत में ऐसा दिन भी होगा जब एक बेइंतहा चाहने वाला उसकी ज़िंदगी में आएगा, जिसके लिए वो उसकी सारी दुनिया होगी। उसका हर नखरा वो शौक से उठाएगा और उसके हर बोल को लबों से निकलने से पहले ही पूरा करेगा। जहाँ सारी दुनिया मतलब से भरी पड़ी है, इस शख्स ने बिना किसी मतलब के ही अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। उसकी हर कमी को अपनाकर उसके अधूरेपन को पूरा कर दिया था। आकर्ष को देखते देखते उसकी आंखें नम हो गई तो आकर्ष ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा और बोला, जब जब मैं सोचता हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, तब तब तुम फिर से रोने लगती हो। तुम जानती हो ना, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना है, रोते हुए नहीं। तो क्यों फिर बार बार मेरा दिल जलाती हो? खुशी के आंसू हैं ये, सितारा जल्दी से बोली और थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके गालों को चूम लिया। वो एकदम हैरान रह गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सितारा को देखकर राधिका जी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसे देखा। उसे देखकर उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तो इस मजनू की जान इस लैला में फंसी हुई है। दिव्या तो इसके लिए सिर्फ एक दोस्त थी जिसे मैं ज़बरदस्ती इसके गले में बांध रही थी, लेकिन इसे देखकर तो लगता है जैसे ये पूरा ही इसके ऊपर लट्टू हो चुका है। अब आएगा मज़ा खेल खेलने में, उन्होंने मन ही मन एक सातिर मुस्कुराहट के साथ कहा और उस मेड की तरफ बढ़ गई जिसने अपने हाथों में आरती की थाली पकड़ रखी थी। आकर सितारा को अपनी गोद में लिए हुए दरवाजे पर खड़ा था। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दाई माँ भी उन दोनों को देखकर खुश थी। आज आखिरकार उसने अपना सब कुछ वापस पा लिया था और जल्दी ही सितारा के साथ उसकी शादी भी होने वाली थी। इसलिए अब बस उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन उन खुशियों को बुरी नज़र से बचाने के लिए जैसे ही वो आरती की थाली लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगी, राधिका जी ने आरती की थाली मेट से ले ली और खुद उन दोनों की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ गई। सितारा ने हैरानी से उनको देखा, जबकि आकर्ष के चेहरे पर तो भयंकर गुस्सा था। ये कौन है? सितारा ने उन्हें देखते हुए आकर्ष से सवाल किया। लगता है आकर्ष ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, शायद भूल गया होगा। खैर मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं आकर्ष कपूर की माँ राधिका कपूर हूँ। उनके मुंह से अपना जिक्र ही सुन सितारा और भी ज़्यादा हैरान हो गई। आकर्ष ने कभी भी अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया था। जब वो पूछती थी तो हमेशा वो यही कहता कि उसका इस दुनिया में सिवाय दाई माँ के कोई भी नहीं है। लेकिन अब उस औरत का खुद को आकर्ष की माँ कहना उसे हैरान कर रहा था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई आरती का थाल अपने हाथों में लेने की? भूलिए मत आप कौन हैं और इस घर में आपको रहने की इजाज़त किस लिए दी गई है। चुपचाप ये थाली दाई माँ को दीजिए और यहाँ से पीछे हटिए। यहाँ पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद रहें, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें, वरना चाहें तो घर से बाहर भी जा सकते हैं, आकर्ष ने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा देखकर तो सितारा और भी ज़्यादा हैरान थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ बात क्या हो रही है। मैं माँ हूँ तेरी, अगर ये लड़की तुझे पसंद है और तू इससे शादी करना चाहता है तो मेरा पूरा हक है इस घर में आते वक्त तुम दोनों की आरती उतारने का। अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर करिएगा, मुझे इनमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप यहाँ से पीछे हटिए। भाई प्लीज़ मॉम से ढंग से बात कीजिए, दूसरी तरफ खड़े मयंक ने कहा, जिससे सितारा को एक झटका और लगा। उसका कोई भाई भी है, उसे आज तक नहीं पता था। उसने मयंक की तरफ देखा। मयंक की नज़रें भी उस पर ही थी, लेकिन सितारा को उसकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी बात सुनकर आकर्ष का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट तैरने लगी। यू नो वाट, गलती मेरी ही है जो मैंने तुम लोगों को इस घर में जगह दी। तुम्हें तो धक्का मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, कम से कम ये ड्रामा तो नहीं देखना पड़ता। आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं अपने माँ और अपने भाई से, वो भी सबके सामने? सितारा के सवाल पर आकर हैरान रह गया। कोई बात नहीं बेटा, आरती ही तो है, कोई भी कर सकता है, तुम लोग परेशान मत हो, दाई माँ ने कहा और पीछे हट गई। आकर्ष का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। जिस इंसान की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था वो उसके सामने आरती की थाल लिए खड़ी थी। उसने सितारा की तरफ देखा जिसकी आंखों में कई सवाल थे। वो अपना स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन राधिका जी को अपनी मनमानी करने भी नहीं दे सकता था। अपनी जीत के बारे में सोचकर राधिका जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई,
लेकिन अगले ही पल आकर्ष ने उसकी मुस्कुराहट को गायब होने पर मजबूर कर दिया। बिना आरती करवाए वो साइड से होते हुए सितारा को अंदर लेकर आ गया। सितारा और दाई माँ दोनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सितारा को नीचे फर्श पर उतारा। दाई माँ, आप सितारा को अंदर लेकर जाइए, आकर्ष ने बिल्कुल सहज भाव से कहा। उसका रवैया देखकर सितारा को हैरानी हो रही थी, लेकिन उसका गुस्सा भी वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए बिना बात को बढ़ाए वो चुपचाप दाई माँ के साथ चली गई। उनके जाने के बाद आकर्ष राधिका जी की तरफ बढ़ा और उन्हें गुस्से से घूरने लगा। तुम बेशक मुझे माँ मत मानो, पर मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। जो गलती मैंने पहले की उसका एहसास और पछतावा मुझे है, इसलिए अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इसलिए बस तुम लोगों का स्वागत अपने हाथों से करना चाहती थी। वो उसकी घूरती नज़रें खुद पर पाकर बोली, आपके इन नाटकों में मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 24 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं आपको और कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुझसे और सितारा से दूर रहिए। आप सिर्फ इस घर की एक नौकर की हैसियत से हैं, इससे ज़्यादा ना कभी कुछ होगा और ना ही आप इसका सपना देखिएगा। कल से मेरी और सितारा की शादी की रस्में शुरू होंगी, तो उनसे दूर रहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, आकर्ष ने चेतावनी देते हुए कहा और वहां से सितारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। जो लड़का सारा दिन मेरे आगे पीछे मामा करता घूमता था, आज मुझे ही नजरें दिखाने लगा है। कोई बात नहीं, एक बार इस घर की सारी सियासत फिर से मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि राधिका कपूर चीज़ क्या है। और जिस लड़की के तुम इतने दीवाने हुए जा रहे हो ना, उस लड़की से तुम्हें दूर ना कर दिया तो मैं भी राधिका कपूर नहीं, उन्होंने उसे जाते हुए देख कहा। मयंक जो उनके बिल्कुल करीब खड़ा था उसकी बात साफ सुन सकता था। लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे, उसने सवाल किया। तो राधिका जी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी और बोली, बस तुम इतना पता करो कि इस लड़की का आकर्ष की ज़िंदगी में क्या रोल है और बात कितनी आगे पहुंची है, साथ ही साथ इसके खून खानदान का भी पता करो, उसके बाद देखना तुम अपनी मॉम का कमाल। सितारा अभी भी कमरे को देख ही रही थी कि आकर्ष ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कैसा लगा ये कमरा, शादी के बाद हम इसमें ही रहने वाले हैं। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि बाहर अभी जो सब कुछ हुआ वो क्या था। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके परिवार में कौन कौन है। हर बार पूछने पर यही बताते रहे कि आपका इस दुनिया में सिवाय दाई माँ के और कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर आपकी माँ और आपका भाई दोनों हैं, तो आपने पहले मुझे उनसे मिलवाया क्यों नहीं, सितारा ने पलटते हुए सवाल किया। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, आकर्ष ने सितारा का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बस तुम इतना जान लो कि उनकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वो लोग मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते और तुम भी उनसे ना ज़्यादा बात करोगी और ना ही उनके बारे में ज़्यादा सोचोगी। उसकी बात सितारा को अजीब लग रही थी, लेकिन बात को बढ़ाकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिलहाल चुप हो गई। आकर्ष ने उसे चुप देख अपनी बाहों में भर लिया। सब कुछ भूल कर दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए थे। मयंक जो उस तरफ से जा रहा था, दरवाज़ा खुला होने की वजह से उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। सितारा को देख उसकी लालसा से भरी नज़रें उस पर ही टिक गई। आकर्ष ने अपने हाथ सितारा की कमर पर रखे हुए थे, तो वो अपने होठ पर जीभ फेरते हुए उसकी कमर को देख रहा था। ये तो तुमसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाएगा, नहीं लगता है मुझे मेरा परिचय खुद ही देना पड़ेगा, उसने सितारा को देख मन ही मन कहा। पूरे कपूर मेंशन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, लाइट और खूबसूरत डेकोरेशन आइटम्स का इस्तेमाल किया गया था। आज आकर्ष और सितारा की एंगेजमेंट थी। आकर्ष बाथरूम में नहा रहा था और वहीं सितारा उसके कपड़े अलमारी में से निकाल रही थी। आज भी उसका हर छोटा बड़ा काम सितारा ही किया करती थी। आकर्ष उसे हमेशा कहता था कि जिस काम की शुरुआत करना है वो अपने हाथों से करे, वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही होता था। वो उसका लकी चार्म है। उसकी अलमारी में से कपड़े निकालते वक्त सितारा की नज़रें एक तरफ कपड़ों के नीचे रखी पोटली पर गई। उस पोटली को देखकर वो हैरान थी, क्योंकि इस पोटली को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। ये वही गहनों की पोटली थी जो सितारा ने आकर्ष को दी थी ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, लेकिन ये वापस यहाँ पर कैसे आई।
बाथरूम से खुद सिर्फ टॉवेल लपेटे आकर्ष बाहर आया तो उसके हाथ में वो पोटली देखकर एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ही रुक गया, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके हाथों से वो पोटली ले ली। उसके यूं अचानक आ जाने से वो एकदम चौंक गई, लेकिन फिर राहत की सांस लेते हुए उसकी तरफ पलटी और बोली, ये आपके पास कैसे आई? ये तो मैंने आपको बेचने के लिए दी थी ना, क्योंकि ये तुम्हारे गहने हैं। तुम्हारे लिए बेशक मायने ना रखें, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता, लड़कियों को तो अपने गहनों से इतना प्यार होता है, लेकिन तुम्हें तो इनकी कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि गहनों से लड़कियों को एक अलग ही लगाव, एक अलग ही प्यार होता है। लेकिन ये गहने मुझे सिर्फ मेरा अतीत और उस दर्द की याद दिलाते हैं जो मुझे उस इंसान ने दिए हैं। ये गहने भी उसी के दिए हुए थे, समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए। ये मुझ पर उड़ाए गए थे ताकि देखने वाले को यही लगे कि मुझे वहाँ पर बेहद इज्जत और प्यार से रखा जाता है। उसकी बात सुनकर आकर्ष के हाथों से वो पोटली नीचे गिर गई, जिसके कारण सारे गहने उस पोटली से बाहर आ गए। और सबसे पहले जिस गहने पर आकर्ष की नज़र गई वो था एक मंगलसूत्र। सितारा की आंखें नम हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में चली गई। आकर्ष ने उस पोटली को उठाया और उन गहनों को देखते हुए कुछ सोचने लगा। सितारा अपने कमरे में आई तो दाई माँ पहले से ही उसके कमरे में थी। उन्हें देख उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। वो उसके लिए एंगेजमेंट का आउटफिट लाई थी जो फिटिंग के लिए डिज़ाइनर के पास गया हुआ था। आकर्ष भी उसके पीछे पीछे आया, लेकिन दाई माँ को उसके साथ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने कमरे में वापस चला गया। वो कमरे में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। ये फ़ोन उसके लॉयर का था। जी, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी वाइफ के नाम से ही रेडी करवाने हैं। कपूर मेंशन मैं अपनी वाइफ को वेडिंग गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। आप बस जल्दी से सारा प्रोसीजर पूरा कीजिए, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। लेकिन दरवाजे पर खड़े मयंक की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गई। 110 करोड़ का कपूर मेंशन वो सितारा को देने वाला था, ये जानकर उसे बड़ा झटका लगा। जब मैं उस चालाक लोमड़ी दिव्या को तुमसे छीन सकता हूँ तो ये भोली भाली सितारा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 2 दिन है तुम्हारी शादी में। इन 2 दिनों में ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि इस बार तुम इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही चले जाओगे, उसने अपने मन ही मन में कहा और वहाँ से चला गया। सितारा आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। रॉयल ब्लू कलर का लहंगा चोली पहने वो बहुत खूबसूरत अप्सरा लग रही थी। उसका वो सफ़ेद रंग किसी मोतियों की तरह चमक रहा था जिस पर 4 चांद लगा रही थी उसकी वो बेहद खूबसूरत आंखें। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझसे ये डोरियां बंधी नहीं रही, प्लीज़ बात दीजिए ना दाई माँ। दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट पाकर उसने बिना उस तरफ देखे ही कहा। उसे लगा शायद दाई माँ आई हैं जो उसके लिए ही कुछ सामान लेने आई हैं। उसका सारा ध्यान सामने रखी ज्वेलरी पर था, क्योंकि उसे जल्दी से उनमें से अपने लिए परफेक्ट ज्वेलरी ढूंढनी थी। अचानक ही किसी अजनबी छुअन ने उसे अपनी नज़र उठाकर पीछे की तरफ देखने पर मजबूर किया। आईने में अपने पीछे मयंक को देखकर वो एकदम हड़बड़ा गई और जल्दी से खड़ी होकर पीछे की तरफ पलट गई। आप यहाँ? वो एकदम हड़बड़ाते हुए ही बोली। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि दरवाजे पर दाई माँ के अलावा कोई और होगा। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊँ, आखिर आप होने वाली भाभी हैं मेरी। आपसे जान पहचान होना तो ज़रूरी है। और फिर आपने मदद मांगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कहते वक्त उसकी नज़र बर्फ़ की तरह उसके ऊपर से नीचे होते हुए फिसल रही थी। तुम्हें किसी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बीवी की मदद मैं खुद कर सकता हूँ। पीछे से आकर्ष की आवाज़ आई तो वो एकदम चौंक गया। वहीं आकर्ष को अपने सामने देख सितारा ने राहत की सांस ली। ना जाने क्यों उसे मयंक की नज़रें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। कहानी के अब आगे थोड़े ही पार्ट बचे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट तो किया करिए कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, और साथ में लाइक भी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो ऐसी और प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।